नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज कुछ उस चुनाव को लेकर जिस चुनाव के भीतर नियम कायदे टूट रहे हैं। चुनाव आयोग पहली बार हरकत में भी नजर आ रहा है, लेकिन जुबानी जंग इतनी तीखी और जहरी हो चली है कि दरअसल ये सब बात कैसे किस रूप में कही जाए, लेकिन देश के नुमाइंदे इन बातों को कह रहे हैं। जिक्र कहीं से भी शुरू करें, लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई कि नरेंद्र मोदी का कहना है उन्होंने कोई चाकू छुरी नहीं दिखाई है। उनका कहना है कि दरअसल उन्होंने तो कमल का चिन्ह दिखाया था और कमल दिखाने पर एफआईआर क्यों? नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है और यह जिक्र दरअसल 2 एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद यह पहली प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी की आई है कि बंदूक दिखाने पर एफआईआर समझ में आती है, चाकू छुरी दिखाने पर, लेकिन मैं आज का दिन नहीं बोलूंगा, मैं तो हाथ में कमल लेके खड़ा था। दरअसल यह पूरा सिलसिला हम आपको दस्तक में जरूर दिखाएंगे, लेकिन आज बात शुरू इस खबर के बाद यहां तक फिर दोबारा पहुंचे। खबर की शुरुआत सुबह सुबह वोटिंग 89 सीटों पर शुरू हुई। लखनऊ का मिजाज कहता है कि वहीं से दिल्ली की सत्ता मिल सकती है। हमारे संवाददाता अनूप वीवीआईपी वोटिंग पोलिंग बूथ पर खड़े थे। वहां पर एक महिला आई और उसके बाद एक अंदाज लगाइए, लहर की बात तो हो रही है, लेकिन फर्जी वोट की बात इस दौर में नहीं हो रही है। कैसे ये बात कलई खुली है सुबह सुबह पहले घंटे की वोटिंग में ही। जरा देखिए वहां का वो दृश्य। देखिए, हमारे साथ ये महिला हैं सन्नो। यहाँ इनकी ये पर्ची है, आप देख सकते हैं। पर्ची अभी भी सुरक्षित इनके हाथ में है, जबकि मतदान करते समय ये पर्ची जमा हो जाती है। वोटर आईडी कार्ड भी है बाकायदा। बावजूद इसके सन्नो, आप ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आई, अंदर गई जब वोट डालने, तो क्या कहा लोगों ने वहाँ पे? उन्होंने कहा, सब ढूंढा, फिर उसके बाद कहा उन्होंने कि आपके नाम से वोट पड़ चुका है, ये आप अब थोड़ी देर बाद आइएगा, 1-2 घंटे बाद आइएगा। तो आपने कहा नहीं कि मेरे पास जब पर्ची है? हमने ये बात बोले कि जब हम अभी आए हैं, अभी इसी वक्त आए, इससे पहले हम आए नहीं है। तो आपने पर्ची दिखाई? पर्ची दिखाई और बताया कि नाखून दिखाए अपने कि अभी हमने वोट डाला नहीं, तो हमारे नाम से कौन ऐसा मजाल है कि डाल के चला जाएगा। तो क्या कहा? तो उन्होंने कहा 2 घंटे बाद आइएगा, फिर मैं ढूंढूंगा फिर से दोबारा। और जब 2 घंटे बाद क्या, जब हमारा नाम दिख रहा है, हमारे आदमी का नाम दिख रहा है उसमें, तो अब 2 घंटे 3 घंटे बाद मैं क्या आऊंगी? मैं अब घर जा रही हूँ। अब एक ही वोट से इंसान जीतता है या हारता है? तो यही जाता है कि एक एक वोट की एक महत्ता होती है और उसके जरिए चुनाव में जीत हार तक हो जाती है, लेकिन एक एक वोट की फिक्र करे कौन? छन्नो अकेली महिला नहीं होगी, जाहिर है ऐसी बहुत स्थितियां हो सकती होंगी, एक संकेत की बात है। लेकिन पहला सवाल यही है, हमारे संवाददाता ने वहां छन्नो के साथ जाकर टटोलने की कोशिश की, यकीनन उसका वोट पड़ चुका था। चुनाव आयोग के मद्देनजर इस बात को शुरू में लाना जरूरी था। बात आगे बढ़ाते हैं। इस दौर में जिन्हें देश की नुमाइंदगी करनी और जो करते आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के 2 छत्रप, जरा देखिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए किस जुबान में कौन सी बात हो रही है। हिंदू मुसलमान दोनों के लिए यहाँ पर पखाना बनवा। ये काशीराम का बयान है फिरोजाबाद में, ये इनका बयान है श्रीमती जी का, और श्रीमती कहे या कुंवारी बेटी कहें, क्या कहे, बहन कहें, इनका है। सोच लीजिए आप। अब ये बयान देते कुछ भी और करते हैं कुछ भी। इसलिए ऐसी स्थिति में इनके परिवार के लोगों को इन्हें तुरंत ही आगरा के पागल खाने में इलाज के लिए दाखिल करवा देना चाहिए। बात तीखी है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इस देश में कानून बनाने वाले लोग कल पार्लियामेंट में जब पहुंचेंगे, तो उसके बाद उससे पहले अगर इस मनस्थिति को जी चुके होंगे, तो वहां जाकर वोट बैंक की सियासत का क्या नायाब चेहरा होगा, उस पर भी आएंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। एक दूसरी स्थिति देखिए। बात उमा भारती ने प्रियंका पर निशाना साधा, प्रियंका ने मोदी पर। क्या है कि रॉबर्ट वाड्रा की घरवाली ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं उनका नाम लेके पब्लिसिटी गेन करती हूँ। तो मैंने तय कर लिया है कि आज से मैं उनको हमेशा रॉबर्ट वाड्रा की घरवाली बोलूंगी, क्योंकि उनने मुझे खुद कहा कि मैं उनका नाम लेके पब्लिसिटी गेन करती हूँ। वो रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी अभी इस लायक नहीं है कि मोदी के बारे में उन्होंने ये कहा कि बच्चों की तरह। देखिए, राखी सावंत भी बोलती रहती है, उसका क्या मतलब है? ठीक है। राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता है, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे और मांगत 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 थके हैं। वो मांग रहे हैं आपसे, खूब मांग रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप सशक्त बनो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र के महापर्व को मना रहा है। हंसी ठाके तो लगेंगे ही। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, देखिए सुबह वह भी वोट डालने पहुंचे, लेकिन वहां पर क्या कुछ हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आ गया। पोलिंग बूथ के दायरे में इन 3 तस्वीरों ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मोदी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई, लेकिन यह सब हुआ कैसे, जरा इसे भी देख लें। अहमदाबाद मतदान केंद्र के भीतर नरेंद्र मोदी के पांव छूकर आशीर्वाद लेता ये 4-5 बरस का बच्चा कैसे और क्यों यहां मौजूद है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा, जबकि वोटिंग की उम्र ही 18 बरस है और किसी भी बच्चे का मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करना अपने आप में वर्जित है या कहीं सख्त मनाही होती है। सिर्फ दूधमुहे बच्चों को ही महिलाएं मतदान केंद्र में ले जा सकती है, जो बिना मां के नहीं रह सकते। लेकिन तमाम पोलिंग अधिकारियों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी के वोट डालने से ठीक पहले इस बच्चे की मौजूदगी ने कई सवालों को जन्म दिया। लेकिन असल सवाल तो इसके बाद शुरू हुआ। पोलिंग बूथ के ठीक बाहर पहले से मीडिया से बातचीत करने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए मंच तैयार किया गया। मंच तो जमीन पर ही था, लेकिन बाकायदा एक चादर पीछे लगा दी गई, जिससे मोदी के सामने ही सभी मीडिया कर्मी मौजूद रहे। उसके बाद पोलिंग बूथ के दायरे में मौजूद मीडिया कर्मी से चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने इस तर्ज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जैसे पोलिंग बूथ की संवेदनशीलता की कोई जानकारी ना तो प्रशासन को है, ना ही मौजूद पोलिंग अधिकारियों को, और इन सब के साथ ही नरेंद्र मोदी भी इसे नहीं समझते। कुछ इस तरीके से यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अभी भी हम एक ही बात कहते हैं, विकास। और तीसरा सवाल उठा जब पोलिंग बूथ के बाहर ही अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह उंगलियों में फंसाकर समूची प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरीके से लहराया जैसे वह किसी रैली स्थल पर हो, जबकि गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर आज ही वोटिंग हो रही थी और वोटिंग के दौरान ही पोलिंग बूथ के दायरे में नरेंद्र मोदी इस तरीके से प्रचार करते दिखे। कांग्रेस ने इसे झट से पकड़ा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126(1)(a) और 126(1)(b) के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश गुजरात के डीजीपी को दिया। गुजरात के डीजीपी PC ठाकुर ने चुनाव आयोग की शिकायत को आगे बढ़ाया और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने दोनों धाराओं के तहत नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, यानी FIR दर्ज कर लिया। टिप्पणी मांगने का अधिकार मीडिया को है। चलिए हम आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा दिखलाते हैं जो तकरीबन 7 मिनट तक बाकायदा सवाल जवाब के तौर पर चलती रही। उसका एक छोटा हिस्सा देखिए। लगातार शुरू से आप बोलते थे कि विकास, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम चीजें, सुशासन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बीच में कहीं आकर के व्यक्तिगत अटैक भी करने शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है ठीक है क्या चुनाव के लिए? आज भी अभी भी हम एक ही बात बोलते हैं, विकास विकास विकास। मायावती बोली है कि दलित वोटों को हासिल करने के लिए बीजेपी हथकंडे अपना रही है। तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो केस करेंगे। मैं पिछले 12 साल से CBI से लेकर के सारे केसों को भुगत चुका हूं और जो लोग लोकतंत्र में मुकाबला नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो भी और रास्ते हो उनको मुबारक है। आपने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, सरकार आपकी बनने वाली है, बैक कर ली है आपने 7 RCR के लिए पूरी तरह से तैयारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में मजबूत सरकार बनने वाली है। ये चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से लड़ा जा रहा है। ये चुनाव आशा का चुनाव है। मंत्रिमंडल बहुत बदनाम हुआ है। नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल अगर वो पीएम बन जाते हैं कैसा रहेगा? आप बोलते हैं मिनिमम गवर्नेंस। 16 तारीख को कुछ सवाल बाकी रखोगे कि नहीं रखोगे? ये छोटा हिस्सा था, तकरीबन 7.5 मिनट तक पत्रकारों के सवाल जवाब और उससे पहले लगभग 5 मिनट तक अपनी बात कही गई। ये एक पूरा हिस्सा चला था बहरहाल। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से ये सारी बातें बीजेपी स्ट्रेटजी के तहत ला रही है या ये संयोग है। संयोग का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 तस्वीरों को देखिए तब आप समझ पाएंगे स्थिति है क्या।
ये 3 तस्वीरें बीजेपी की रणनीति का ही खुलासा करती हैं, क्योंकि यह संयोग हो नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन 16वीं लोकसभा के लिए वोटिंग शुरू हुई, उसी दिन बीजेपी ने दिल्ली में अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया और उत्तर पूर्व की कई सीटों पर वोट डाले जा रहे थे। उस वक्त देश भर में न्यूज चैनलों के जरिए मैनिफेस्टो का प्रचार हो रहा था। अन्य राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति भी जताई। चुनाव आयोग ने भी पहले कहा था कि प्रसारण नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर 24 अप्रैल को जब सबसे ज्यादा सीटों पर इस देश में वोटिंग हो रही थी, उस दिन बनारस में पर्चा दाखिल करने के दौरान नरेंद्र मोदी ने जो ताकत सड़क पर दिखाई, उससे सारे राजनीतिक दल हक्के बक्के रह गए। लेकिन सवाल हक्के बक्के रहने का नहीं था, सवाल था तमाम न्यूज चैनलों के जरिए इसे समूचे देश ने देखा और झटके में 117 सीटों पर पड़ रही वोटिंग कमजोर दिखाई देने लगी। और तो और बीजेपी ने बनारस की इस हवा को कमोवेश हर उस राज्य में एलईडी स्क्रीन के जरिए दिखाने की व्यवस्था कर दी जहां वोटिंग हो रही थी, और इस तरह वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कर दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और तीसरी तस्वीर आज उभरी, जब पोलिंग बूथ के दायरे में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का चुनाव चिन्ह लहराकर प्रचार किया गया। तो पहली बार चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर हरकत की और मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आज तक ब्यूरो। दरअसल अक्सर माना यही जाते रहा है कि एक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था संविधान में की गई, इसीलिए लोकतंत्र के जितने पिलर हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन जब अगर पॉलिटिकल वैक्यूम या राजनीतिक शून्यता आ जाए, तो ऐसे चुनाव के मौके पर क्या ये माना जाए कि जो राजनीतिक फिसलन सत्ताधारी के साथ इस दौर में आकर खड़ी हुई है, उसका लाभ हर स्थिति में विपक्ष या जीतता हुआ पक्ष उठा सकता है? उठाए या ना उठाए, लेकिन इस दौर में क्या क्या कुछ कुछ कैसे कैसे हो रहा है, यह बीजेपी के भीतर भी झांक कर देखा जा सकता है। 2 तस्वीर सामने आई। एक तस्वीर उलझन पैदा करती है बीजेपी के भीतर की, और दूसरी नरेंद्र मोदी के जरिए एक महागाथा की कहानी कहती है। बात वसुंधरा की कर रहे हैं। राजस्थान में बच्चों को पढ़ाया जाएगा नरेंद्र मोदी का जीवन कैसा था, कैसा है, बायोग्राफी होगी। ना अटल की बायोग्राफी आई, ना अडवाणी की, ना हेडगेवार की, ना गुरु गोलवलकर की, ना देवरस की, लेकिन मोदी की जीवनी बच्चे पढ़ेंगे राजस्थान में। देश की जनता अभी मोदी को पढ़ रही है और वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनके बारे में पढ़ाए जाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जल्द ही राजस्थान की स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में पाए जाएंगे। राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है कि मोदी की जीवन गाथा को सरकारी स्कूलों में 3री से 6ठी कक्षा तक पढ़ाया जाएगा। अगले सत्र से यह पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अधिकारियों की एक टीम पाठ तैयार करेगी। नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते और आज इस शिखर पर पहुंचे हैं, तो मेरे दिमाग में प्रदेश के शिक्षा मंत्री होने के नाते एक विचार आया कि क्यों नहीं बच्चे इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें, तो उनके जीवन को, उनकी जीवनी को और पाठ्यक्रम के माध्यम से और बच्चों को पढ़ाया जाए। जिन मोदी को चुनावी धरती पर ही इतना विरोध झेलना पड़ रहा है, उनके लिए भला नैतिक धरती विरोधों से खाली कैसे रहती? मोदी के परम बैरी कांग्रेसी इसे चाटुकारिता की पराकाष्ठा बता रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। अभी तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और अभी ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। ऐसे में इतिहास जब लिखा जाता है तो व्यक्ति का, जब इतिहास लिखते हैं तो युग समाप्त होने के बाद लिखा जाता है। वर्तमान में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने उनके बारे में लिखने की बात कहना, यानी उनकी चाटुकारिता का परिचय वो दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए मोदी माने नफरत, लेकिन बीजेपी के अपने तर्क हैं। पार्टी कह रही है कि जब पाठ्यक्रम में कांग्रेसी नेता जगह पाते रहे हैं तो मोदी क्यों नहीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि राजस्थान के पाठ्यक्रम में जनसंघ के पुरोधा अब तक जगह नहीं पा सके हैं। राजस्थान में इस साल अगस्त और अगले साल फरवरी में राजनीतिक रूप से अहम शहरी निकायों और पंचायतों के चुनाव हैं। तब विवाद की रूपरेखा इस बात से तय होगी कि 16 मई को देश मोदी के लिए क्या फैसला सुनाता है। नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी के कई बड़े नेता हुए और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें भी आई, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हों या अटल बिहारी वाजपेयी या फिर राजस्थान की भैरू सिंह शेखावत, लेकिन कभी भी बीजेपी सरकार ने इन्हें पाठ्यक्रमों में शामिल करने की बात नहीं की। ऐसे में लगता है कि वसुंधरा सरकार का यह फैसला सियासी है।
वसुंधरा राजे जानती हैं कि इस फैसले का विरोध होगा, लेकिन ये भी जानती हैं कि इस विरोध का फायदा भी उन्हें मिलेगा। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जाहिर है इस चुनाव में बहुत कुछ लग रहा है, बदल रहा है। लग रहा है लोकतंत्र का मिजाज इस राजनीतिक दौर में सब कुछ बदल देगा। सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सियासत के तौर तरीके भी। अब लेकिन दूसरी उलझन शुरू होती है। एक वक्त नरेंद्र मोदी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर संघ के प्रचार को करते हुए जो शख्स आगे बढ़ता था, आज वो शख्स कर रहा है कि दरअसल इस दौर में राजनीति के पास कोई विजन ही नहीं है और कोई नहीं। प्रवीण तोगड़िया इसका जिक्र कर रहे हैं। अगले 6 महीने में महंगाई कैसे कम होगी, गैस के सिलेंडर के दाम कैसे कम होंगे, कितने युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या, किसान स्वावलंबी बने आत्महत्या न करे इसके बारे में क्या, कश्मीर के पंडितों को कश्मीर घाटी में कैसे बचाएंगे, देश की चाइना से सुरक्षा कैसे होगी, जिहादी आतंकवाद को निपटने के लिए कैसे कानून होंगे, उन सब की चर्चा चुनाव में नहीं हो रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाने की गली की राजनीति जो गांवों के गली में भी लोग नहीं करते हैं, वह राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देती है। बावजूद इसके लहर तो है। ये बात और कोई नहीं, संकेत की भाषा में आज मायावती कह गई। जरा सुनिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये जाति के आधार पर जो वोटिंग होता था ये सिलसिला खत्म हो गया है, तो हालांकि हमारी पार्टी भी इसके पक्ष में नहीं है कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोटिंग होना चाहिए, लेकिन अभी ये पूरे तौर से खत्म नहीं हुआ है। और यदि ये पूरे तौर से खत्म होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो दलित बस्तियों में जाकर तो वो किस्म किस्म का ड्रामा क्यों करते हैं, दलितों को जाकर वो गुमराह क्यों करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी का बार बार ये कहना कि बीजेपी की हवा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी की कोई ज्यादा हवा नजर नहीं आ रही है। हवा केवल मीडिया में है, ओपिनियन पोल में है बीजेपी की हवा, या आजकल इन्होंने ज्योतिषी तक को भी मैनेज कर लिया है, तो उनके माध्यम से हवा बनाई जा रही है। मुझे कोई जमीन पर हकीकत में कोई ज्यादा हवा मुझे भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं आ रही है। तकरीबन 11 करोड़ नए वोटर इस बार बने हैं 2009 की तुलना में। जो पहली बार वोट डालने के लिए पहुंचे होंगे 10 से 12% तक वोट औसतन बढ़ा है हर जगह पर। और ये सियासत 2014 की हर अपने तरीके से निराली है और इतिहास में दर्ज भी हो रही है।